अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए एक बार फिर से हम हाजिर हैं। हेलो बच्चों, बातें चल रही हैं हमारी अमीनो एसिड्स के ऊपर। पिछले क्लास में हम लोगों ने अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर को देखा और समझा हुआ है। आज के क्लास में हम लोग अमीनो एसिड्स के आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के ऊपर बातें करेंगे। सो व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट? तो हम लोग कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट is the pH at which amino acid molecules move neither to cathode nor टू एनोड। मतलब ऐसा पीएच जिस पर अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स न तो कैथोड की तरफ मूव करेंगे और न ही तो एनोड की तरफ मूव करेंगे, उसी पीएच को हम बोलेंगे कि ये अमीनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का उसी पीएच को हम लोग बोलेंगे कि यही जो है उस अमीनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है। राइट? ऐसा पीएच जिस पर अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स न तो कैथोड की तरफ न तो एनोड की तरफ किधर भी नहीं जाएंगे, और उसी पीएच को हम लोग कहने जा रहे हैं कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, या फिर कभी कभी आइसोइलेक्ट्रिक पीएच भी बोल देते हैं। सो ये तो हो गई डिफिनीशन की बात, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। पीएच मतलब पहले तो सॉल्यूशन आया, सॉल्यूशन का ही हम लोग पीएच निकालते हैं। तो सपोज हमारे पास एक अमीनो एसिड है, जैसे हम एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर तुम्हारे लिए बना लें, पहचानो इसे। तो ये रहा एलानीन, इसको पानी में घोल दो, इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। और सॉल्यूशन बनने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा एसिड और थोड़ा थोड़ा बेस मिला करके हम पीएच को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। जैसे जैसे एसिड मिलाते जाएंगे वैसे वैसे पीएच नीचे होता जाएगा, जैसे जैसे बेस मिलाते जाएंगे वैसे वैसे पीएच ऊपर होता जाएगा। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन बना करके पीएच को, सॉल्यूशन का पीएच चेंज कर सकते हैं जस्ट बाय एडिंग सम अमाउंट ऑफ एसिड और सम अमाउंट ऑफ बेस। और पीएच को चेंज करके हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा वो पीएच होगा जिस पर अमीनो एसिड मॉलिक्यूल न तो एनोड की तरफ मूव करेगा न तो कैथोड की तरफ मूव करेगा। और जो पीएच हम पता लगाएंगे उसी पीएच को हम बोलेंगे कि वो जो है अमीनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है। सो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज द पीएच एट विच अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स मूव नाइदर टू कैथोड नॉर टू एनोड। न तो कैथोड की तरफ मूव करना है न तो एनोड की तरफ मूव करना है। ओके, इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझते हैं। तो सिर्फ डिफिनीशन की बात हुई, डिफिनीशन एंड एक्सपेरिमेंट, कि तुमने अमीनो एसिड लिया, सॉल्यूशन बनाया, एक एक ड्रॉप एसिड या एक एक ड्रॉप बेस ऐड करके पीएच को धीरे धीरे चेंज किया और चेक करते रहे कि कौन से पीएच पर ये एनोड और कैथोड किधर भी मूव नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, हम अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर जरूर ऐसे लिख लेते हैं, लेकिन अगर सॉलिड स्टेट में अमीनो एसिड की बात करी जाए तो सॉलिड स्टेट में अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है, बल्कि ऐसा होता है NH3 प्लस CH CH3 एंड COO माइनस। ये फंक्शनल ग्रुप एसिडिक है, ये फंक्शनल ग्रुप बेसिक है। इसने अपना H प्लस आयन इसको दे दिया, तो जब ये H प्लस आयन लूज करेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा COO माइनस में, और जब ये H प्लस आयन गेन करेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा NH3 प्लस में। और इस स्ट्रक्चर को, जैसा हम लोगों ने पिछले लेक्चर में समझा था, ज्विटर आयन स्ट्रक्चर कहते हैं। ज्विटर आयन स्ट्रक्चर, राइट? एक तरफ प्लस है, दूसरी तरफ माइनस है, बट होल स्ट्रक्चर एज अ होल वो न्यूट्रल है। जितना प्लस उतना ही माइनस, न्यूट्रल है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को ज्विटर आयन स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें पॉजिटिव सेंटर भी है, निगेटिव सेंटर भी है, लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेज आपस में इक्वल है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, या स्ट्रक्चर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो इसको हम ज्विटर आयन स्ट्रक्चर कहते हैं। तो अमीनो एसिड्स बेसिकली वैसे नहीं रहते हैं, ऐसे रहते हैं। तो चलो, इसको हमने पानी में घोल दिया। घोलने के बाद थोड़ा एसिड मिलाया, थोड़ा बेस मिलाया। एसिड मिलाओगे तब क्या होगा, बेस मिलाओगे तब क्या होगा। एसिड क्या करेगा, एसिड विल डोनेट
एसिड विल डोनेट H प्लस आयन। एसिड जो है H प्लस आयन डोनेट करेगा। किसको डोनेट करेगा? तो सोल्यूशन में है कौन? डेफिनेटली ये अमीनो एसिड है, तो इसी को H प्लस आयन देगा। तो H प्लस आयन आकर के यहीं पर चिपकेगा, और जब यहाँ पर एक H प्लस आयन चिपका दोगे तो अभी स्ट्रक्चर तुम्हारा हो गया NH3 प्लस CH3 एंड COOH, राइट। एसिड ने H प्लस आयन दिया और वो H प्लस आयन डेफिनेटली इसी जगह पर आकर के ऐड होगा, और ये COO माइनस से COOH हो जाएगा। इस पूरे स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल नहीं है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम बोलेंगे कि ये कैटायनिक फॉर्म है, कैटायनिक फॉर्म। बेस ऐड करते हैं तो बेस क्या करेगा? तो बेस विल टेक आउट H प्लस आयन। तो बेस जो है इसमें से एक H प्लस आयन को बाहर निकाल लेगा। कहाँ से निकालेगा? यहीं से। तो जब तुम यहां से एक H प्लस आयन बाहर निकाल दोगे तो ये हो जाएगा NH2। तो ये हो गया NH2, और बाकी चीजें जैसे यहां पर है वैसे ही हम लोग यहां पर लिख दें, तो HCH3 एंड COO माइनस। और स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, इस पर एक नेगेटिव चार्ज है, तो हम लोग लिखेंगे एनायनिक फॉर्म। मतलब अमीनो एसिड जो है वो सॉल्यूशन के अंदर या तो ड्यूटेरायन फॉर्म में रहेगा, या तो कैटायनिक फॉर्म में रहेगा, या तो एनायनिक फॉर्म में रहेगा। डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन का पीएच कैसा है। अगर तुमने एसिड मिला रखा है, पीएच को काफ़ी लो कर रखा है, तो कैटायनिक फॉर्म तुमको देखने को मिलेगा। बेस मिला रखा है, बेस मिलाने से क्या होता है? पीएच ऊपर चला जाता है। पीएच को काफ़ी हाई कर रखा है तो एनायनिक फॉर्म। और बीच में कोई ऐसा भी पीएच होता होगा जहां पर न तो कैटायनिक फॉर्म न तो एनायनिक फॉर्म, बल्कि अमीनो एसिड मोस्टली जो है ड्यूटेरायन फॉर्म में रहेगा। इस चीज़ को फील करो कि एसिड मिलाते जाओगे, अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स कैटायनिक फॉर्म में कन्वर्ट होते चले जाएंगे। बेस मिलाते जाओगे, अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स एनायनिक फॉर्म में कन्वर्ट होते चले जाएंगे। बोले तो पीएच तुम लो करते जा रहे हो, ये कैटायनिक फॉर्म में बदलता जा रहा है। पीएच हाई करते जा रहे हो, एनायनिक फॉर्म में बदलता जा रहा है। तो बीच में जरूर कोई ऐसा पीएच होना चाहिए जहां पर अमीनो एसिड न तो कैटायनिक फॉर्म में न तो एनायनिक फॉर्म में, बल्कि ड्यूटेरायन फॉर्म में रहेगा। और उस पीएच पर अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो चूंकि इस पर न तो प्लस है न तो माइनस है, इसीलिए न तो ये कैथोड की तरफ जाएगा न तो एनोड की तरफ जाएगा। प्लस माइनस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ध्यान देना। इस पर क्या है? प्लस है, प्लस मतलब कैटायन, कैटायन गोज टू कैथोड, ये कैथोड की तरफ भागने की कोशिश करेगा। इस पर माइनस है, माइनस बोले तो एनायन, एनायन गोज टू एनोड, कैटायंस गो टू कैथोड एंड एनायंस गो टू एनोड। कैटायन और कैथोड एक साथ जोड़ो, कैटायन कैथोड एक ही वर्ड से मिलकर के बने हैं। जिस इलेक्ट्रोड की तरफ कैटायन जाता है उसे कैथोड कहते हैं, जिस इलेक्ट्रोड की तरफ एनायन जाता है उसको एनोड कहते हैं। तो कैटायन कैथोड की तरफ भागेगा, एनायन एनोड की तरफ भागेगा। लो पीएच पर अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स कैथोड की तरफ भाग रहे हैं, हाई पीएच पर अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स एनोड की तरफ भाग रहे हैं। तो बीच में जरूर कोई ऐसा पीएच होगा जब न कैटायन होगा न एनायन होगा, ज्यूटर आयंस होंगे। और ज्यूटर आयंस होने का मतलब कि न तो ये कैथोड की तरफ जाएगा न तो ये एनोड की तरफ जाएगा, और उसी पीएच को, जिस पीएच पर ये हो रहा है कि न तो ये कैथोड की तरफ जा रहा है न तो एनोड की तरफ जा रहा है, उसी को हम बोलते हैं कि अमीनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है। सो नाउ वी नो द डेफिनेशन ऑफ द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, और उसको अब हम थोड़ा थोड़ा फील भी कर रहे हैं कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का मतलब क्या है, कैसे आएगा। तो पीएच को बदलते 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 बीच में जरूर कोई ऐसा पीएच मिलेगा जिस पर अमीनो एसिड मॉलिक्यूल न तो कैथोड की तरफ जाएगा न तो एनोड की तरफ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उस पीएच पर सारे के सारे अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स ज्यूटर आयन की तरह से एग्जिस्ट करेंगे। एक रफली हम लोग कह सकते हैं कि सारे के सारे अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स ज्यूटर आयन की तरह से एग्जिस्ट करेंगे। और एग्जैक्टली अगर हम बोलना चाहें तो हम लोग ये कहेंगे कि मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स ज्यूटर आयन की तरह से एग्जिस्ट करेंगे। थोड़े से मॉलिक्यूल्स कैटायनिक फॉर्म में, थोड़े से मॉलिक्यूल्स एनायनिक फॉर्म में भी पाए जाएंगे। एग्जैक्टली जैसे 100 में से कह दो 96 मॉलिक्यूल इस तरह के होंगे,
दो मॉलिक्यूल इस तरह के और दो मॉलिक्यूल इस तरह के, जितना कैटायन उतना एनायन। तो इससे होगा क्या कि जितना ये कैथोड की तरफ भागेगा उतना ये एनोड की तरफ भाग करके चीज़ों को बैलेंस कर देगा, और हम लोगों को नेट रिजल्ट यही मिलेगा कि अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स विल हैव नो नेट मूवमेंट टुवर्ड्स द कैथोड और एनोड, राइट। ध्यान देना, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर सीन क्या है, क्या यही 100% है? तो नियरली 100%, नॉट एग्जैक्टली 100%। जैसे हमने कहा ना 100 में से 96 ये है, बचे हुए 4 में से आधा ये आधा ये, तो ये तो ना कैथोड की तरफ जाएगा ना एनोड की तरफ जाएगा, और इन दोनों में से क्या होगा, ये कैथोड की तरफ भागेगा, ये एनोड की तरफ भागेगा, जो कि दोनों का नंबर सेम है। जितने मॉलिक्यूल्स इस तरह से हैं उतने मॉलिक्यूल्स इस तरह से हैं, इसीलिए जितने मॉलिक्यूल्स कैथोड की तरफ भागेंगे उतने मॉलिक्यूल्स एनोड की तरफ भागेंगे, और दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, और नेट रिजल्ट क्या होगा, 0। तो हम बोलेंगे कि कोई अमीनो एसिड मॉलिक्यूल ना तो कैथोड की तरफ भागा ना तो एनोड की तरफ भागा, और उसकी वजह से वही जो हमारा पीएच है, जिस पीएच पर ये सारा कुछ हो रहा है, उसी पीएच को हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोल रहे हैं। ओके, तो हम लोग जानते हैं हमारे पास 3 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं। एक होता है एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, और एक होता है न्यूट्रल। तो एसिडिक अमीनो एसिड्स बेसिक अमीनो एसिड्स एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। एसिडिक अमीनो एसिड्स का जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है वो एसिडिक जोन में करीब करीब 2 और 3 के बीच में आता है। पीएच का वैल्यू 2 से लेकर के 3, इसी बीच में जो है एसिडिक अमीनो एसिड्स का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट देखने को मिलता है। बेसिक अमीनो एसिड्स की बात करें तो बेसिक जोन में 10, 11 या 9, 10, मतलब 10 के आसपास। तो एसिडिक अमीनो एसिड्स का जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो एसिडिक जोन में है। बेसिक अमीनो एसिड्स का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बेसिक जोन में है, और न्यूट्रल अमीनो एसिड्स का जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, अगर इस तरह से हम लोग रिलेट करें तो एसिडिक वाले का एसिडिक जोन में है, न्यूट्रल वाले का एसिडिक वाले का एसिडिक जोन में है, बेसिक वाले का बेसिक जोन में है। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स का जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है डेफिनेटली वो न्यूट्रल पीएच 7 पर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। हम लोग देखते हैं कि न्यूट्रल वालों का जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो नियर 6, 7 न होकर के नियर 6, 7 से थोड़ा सा नीचे। ऐसा क्यों? क्योंकि अमीनो एसिड मॉलिक्यूल में क्या है, एक COOH ग्रुप है, एक NH2 ग्रुप है, एक H है, और ये कहते हैं एक न्यूट्रल ग्रुप लगा हुआ है। तो अगर ये जितना स्ट्रॉन्ग एसिड ये उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस हो जाए तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और एग्जैक्टली ऐसा सिचुएशन में जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो 7 होगा। लेकिन होता क्या है, ये जितना स्ट्रॉन्ग एसिड है ये उतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। ये थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग बेस है। और इसी वजह से होता क्या है कि ये अमीनो एसिड जिसको हम न्यूट्रल कहते हैं वो भी थोड़ा सा एसिडिक होता है। ध्यान देना, जिसको हम न्यूट्रल कह रहे हैं, स्ट्रक्चर को देखकर कह रहे हैं कि एक बार एसिड एक बार बेस दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, वो भी क्या होता है, थोड़ा सा एसिडिक होता है। क्यों थोड़ा सा एसिडिक होता है? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है जितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, अमीन उतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा एसिडिक होता है। और इसीलिए इसका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो भी पीएच 7 पर ना करके 7 से थोड़ा सा नीचे 6 पर आता है। तो जब भी तुमसे पूछा जाए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है तो तुम बताओ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट किस तरह के अमीनो एसिड का कितना कितना आ सकता है, उसके बारे में भी बताओ। कि एसिडिक अमीनो एसिड है तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 2 और 3 के बीच में आएगा। बेसिक अमीनो एसिड है तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 10 से 11 के बीच में आएगा। न्यूट्रल अमीनो एसिड है तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 6 के आसपास आएगा। हम लोग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। यह तो सीधा हम लोगों ने देख लिया कि इतना इतना आएगा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। जैसे हम एलानीन को लिख लें, एलानीन इन ऑल एसिडिक फॉर्म। ये क्या चीज है भैया, ऑल एसिडिक फॉर्म, इसको जरा समझना पड़ेगा। एलानीन का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, तो COOH NH2 हाइड्रोजन और यहां पर मिथाइल ग्रुप लगा दो तो ये हो गया एलानीन।
ये ग्रुप एसिड और ये ग्रुप बेस। ध्यान देना, जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं RCOOH, जब ये सोल्यूशन में जाते हैं तो RCOO माइनस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, मतलब H प्लस आयन लूज करके इसमें कन्वर्ट हो सकता है। तो ये है एसिड और ये है एसिड का कॉन्जुगेट बेस। इसी तरह से जो अमीन ग्रुप होता है RNH2, ये है बेस, सोल्यूशन में जाकर के H प्लस आयन एक्सेप्ट कर सकता है और जब H प्लस आयन एक्सेप्ट कर लेगा तो NH3 प्लस हो जाएगा। तो ये है बेस और ये है उसका कॉन्जुगेट एसिड। तो अगर हम इसमें से जैसे एक H प्लस निकाल दें तो ये हो गया COO माइनस NH2 H एंड CH3। हम इसको एक H प्लस दे दें तो ये हो गया NH3 प्लस CH CH3 एंड COO माइनस, और सॉरी ये COOH रहेगा। ठीक, इसमें से H प्लस निकाल दिया, ये बन गया। इसको H प्लस दे दिया, वो बन गया। और इसमें से H प्लस निकाल करके इसको दे दें तो ये हो गया NH3 प्लस COO माइनस R एंड CH3। और कोई स्ट्रक्चर नया नहीं है ना, सब स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं। ये ज्यूटर आयन है, ये एनायन है, ये कैटायन है, और ये जस्ट जनरल स्ट्रक्चर जो हम लोग अमीनो एसिड्स के लिए लिखते हैं। तो किसी अमीनो एसिड को 4 तरह के स्ट्रक्चर्स में तुम लिख सकते हो। एक तो जैसा हम लोगों ने शुरू में डिस्कशन स्टार्ट किया था तब बताया था कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, एक अमीन ग्रुप, एक हाइड्रोजन एटम और एक चौथा साइड चेन ग्रुप रहेगा। एक तो ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा इसका ज्यूटर आयन फॉर्म लिख सकते हैं, तीसरा हम इसको एनायनिक फॉर्म में और चौथा इसको कैटायनिक फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, एसिड, और ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, बेस। यहां पर देखो ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, बेस है, और ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये भी बेस है। यहां पर ध्यान से देखा जाए ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, एसिड, और ये NH3 प्लस क्या है, तो ये भी एसिड है। मतलब यहां पर दोनों एसिड है। और यहां पर ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो ये हुआ बेस, और ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो ये हुआ एसिड। तो हम अमीनो एसिड के इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे कि इसमें सभी फंक्शनल ग्रुप अपने एसिडिक फॉर्म में है। इसमें कहेंगे सभी फंक्शनल ग्रुप अपने बेसिक फॉर्म में है। इसमें बोलेंगे ये फंक्शनल ग्रुप बेसिक फॉर्म में और ये फंक्शनल ग्रुप एसिडिक फॉर्म में, और इसमें बोलेंगे कि ये फंक्शनल ग्रुप एसिडिक फॉर्म में और ये फंक्शनल ग्रुप बेसिक फॉर्म में है। तो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर इन तरीकों से बोला जाता है, ऑल एसिडिक फॉर्म, ऑल बेसिक फॉर्म। ऑल बेसिक फॉर्म मतलब जितने भी फंक्शनल ग्रुप है वो अपने बेसिक फॉर्म में है। कार्बोक्सिलिक एसिड का ये एसिड फॉर्म है, ये बेसिक फॉर्म है। अमीन का ये बेसिक फॉर्म है और ये एसिडिक फॉर्म है। तो इस तरह से अमीनो एसिड को सबसे पहले हम ऑल एसिडिक फॉर्म में लिख ले, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर हम लोगों ने लिख लिया, जिसमें COOH तो एसिड की तरह से बिहेव करेगा ही करेगा, NH3 प्लस भी एसिड की तरह से बिहेव करेगा। और ध्यान देना जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उनका pKa करीब करीब 2 और 3 के बीच में होता है, और जो RNH3 प्लस होते हैं ये भी H प्लस आयन लूज कर सकता है, एसिड का काम कर सकता है, तो इसका pKa जो है वो करीब करीब 9-10 के आसपास में रहता है। एसिड जितना स्ट्रांग होता है उसका pKa उतना कम होता है, एसिड जितना वीक होता है उसका pKa उतना ज़्यादा होता है। तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये वीकर एसिड है, ये जल्दी H प्लस आयन लूज करेगा, ये देर से H प्लस आयन लूज करेगा। मतलब इन दोनों में से अगर पहला H प्लस आयन लूज करने की बात करी जाए कि कौन H प्लस आयन को पहले लूज करेगा, तो डेफिनेटली ये है जो H प्लस आयन को पहले लूज करेगा, ये बाद में लूज करेगा। तो इसका pKa 2 और 3 के बीच में, इसका pKa 9 और 10 के बीच में। तो एग्जैक्टली इसका pKa अगर हम लिखें, बुक में से देख करके पढ़ करके आए और लिखे, तो हम कहेंगे इसका pKa जो है वो 2.34 है। ठीक, बार बार पढ़ाने से हमको याद हो गया है, तुमको नहीं याद हो पाएगा इतनी आसानी से। तुम एक जनरल रेंज याद रखना, तुमको एग्जैक्ट वैल्यू याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कभी तुमसे कोई ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो तुमको एग्जैक्ट वैल्यू दे दिया जाएगा।
लेकिन एक जनरल रेंज याद रखना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स का पीके 2 से 3 के बीच में, और अमीन का पीके 9 से अमीनियम आयन का पीके 9 से 10 के बीच में। तो इसका पीके जो है वो 9 से 10 के बीच में। यहाँ पर इस ग्रुप का पीके एग्जैक्टली 9.69 है, और हमें इस अमीनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों पीके वैल्यूज को जोड़ो और जोड़ करके इनका एवरेज ले लो, मतलब इन दोनों का एवरेज ले लो। थोड़ा गलत हमने बोल दिया, जोड़ करके एवरेज ले लो, ऐसा कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होता है। दोनों पीके वैल्यूज का एवरेज ले लो, मतलब दोनों को जोड़ा और 2 से डिवाइड कर दिया। तो 9 + 2 11, 6 9 एंड 3 4 सब ऐड कर दोगे तो 12.03 डिवाइडेड बाई 2, तो लगभग 6 आ जाएगा। तो जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है अमीनो एसिड का, इस अमीनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो 6 आया। पहले भी हमने कहा था ना कि एसिडिक अमीनो एसिड होगा तो उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 2 से 3 के रेंज में, बेसिक अमीनो एसिड होगा तो उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 10 से 11 के आसपास आएगा, और न्यूट्रल अमीनो एसिड है तो उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 6 के पास में आता है। तो देखो ग्लाइसिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है 6 के पास में आया है, राइट। हम लोग इसको मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन हम प्रूव नहीं करने जा रहे हैं ना, जस्ट गिव यू मेथड। तुमको एक मेथड दिया कि इसका पीके वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसका पीके वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो दोनों को ऐड करो, मतलब दोनों का एवरेज ले लो, ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। एवरेज ले लोगे तो जो एवरेज पीके वैल्यू आएगा वही जो है इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, और इसी पीएच पर अमीनो एसिड ना तो एनोड की तरफ भागेगा ना तो कैथोड की तरफ भागेगा। अगर हमारे पास एक एसिडिक अमीनो एसिड हो, जैसे कि हम लोगों ने देखा हुआ है एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था। इसको भी ऑल एसिडिक फॉर्म में लिख लिया जाए तो NH2 की जगह हम NH3+ लिख देंगे। कह दो इसका पीके हमको दिया हुआ है X, इसका पीके दिया हुआ है हमको Y, और इसका पीके दिया हुआ है Z। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैसे निकालेंगे? दोनों जो एक जैसे दिख रहे हैं ना, दोनों जो एक जैसे दिख रहे हैं, इसका एवरेज ले लेना, तो x + y/2 यही हो जाएगा इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो एसिडिक अमीनो एसिड के केस में आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऐसे निकाल लेंगे कि दोनों जो एक जैसे दिखने वाले ग्रुप से दोनों का एवरेज ले लिया और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकल गया। हमारे पास एक बेसिक अमीनो एसिड है, चलो इधर लिख देते हैं, COOH, NH2H and CH2 4 times NH2। ठीक, ये हुआ लाइसिन। और लाइसिन में ये तो एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है, ये दोनों बेसिक फंक्शनल ग्रुप है। इनको भी एसिडिक फॉर्म में लिख लिया जाए तो NH2 का एसिडिक फॉर्म क्या होता है? NH3+। इस NH2 का एसिडिक फॉर्म NH3+। अब इसमें 3 एसिडिक ग्रुप हो गए। इसका पीके क्या दो कुछ दिया हुआ है A, इसका पीके कुछ दिया हुआ है B, इसका पीके कुछ दिया हुआ है C। क्वेश्चन में तीनों का पीके वैल्यू दे रखा है कि इतना 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 इनका पीके है, और पता लगाओ कि इस अमीनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होगा। तो हम लोग कहेंगे दोनों फिर से जो एक जैसे दिखाई पड़ने वाले ग्रुप है NH3+ और NH3+, इन दोनों का एवरेज ले लो। तो C और B का एवरेज ले लो, C + B/2, और ये हो गया इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो इस तरह से अगर मेरे को पीके वैल्यूज मिले हुए हैं क्वेश्चन में, तो पीके वैल्यूज की मदद से हम लोग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। हम लोग मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं कि ये सब कैसे आया, लेकिन वो हम यहाँ पर करके क्लास को फालतू का लेंदी नहीं बना रहे हैं। जितनी ज़रूरत है उतना ही पढ़ेंगे हम। तो कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है कि क्वेश्चन में पीके वैल्यू दे करके पूछा जाता है कि बताओ भाई इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होगा। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड है, तो इसमें 2 ही ग्रुप्स हैं, दोनों का पीके वैल्यू लिया, एवरेज कर दिया। एसिडिक अमीनो एसिड है तो 3 ग्रुप्स हो जाएंगे, दोनों जो एक जैसे दिखाई पड़ने वाले हैं, दोनों के पीके वैल्यू का एवरेज कर दिया। बेसिक अमीनो एसिड है तो फिर से 3 ग्रुप्स दिखाई पड़ेंगे, 2 जो एक जैसे दिखने वाले ग्रुप्स हैं, इनका पीके वैल्यू लिया और एवरेज कर दिया, और ऐसा करने से जो वैल्यू आएगा हाथ में वही जो है अमीनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हो जाएगा, राइट। यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन तुम्हारे लिए,
जैसे हम जस्ट इतना पूछे कि ये कह दो एलानीन है, सॉरी, ये एलानीन अपने ऑल एसिडिक फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अब यहां से भी H प्लस निकाला जा सकता है, यहां से भी H प्लस निकाला जा सकता है। पहला H प्लस कहाँ से निकलेगा, यहां से या यहां से? अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन फेस करना पड़ जाए तुम कैसे फेस करोगे, कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ भी एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ भी एसिडिक हाइड्रोजन है, ये भी H प्लस आयन लूज कर सकता है, ये भी H प्लस आयन लूज कर सकता है। कौन पहले लूज करेगा? तो डेफिनेटली जो स्ट्रॉन्गर एसिड है वो पहले लूज करेगा। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सीखा है कि ये स्ट्रॉन्गर एसिड होता है और ये वीकर एसिड होता है। इसका pK करीब 2 से 3 के बीच में आएगा, इसका pK 9 से 10 के बीच में आएगा। छोटा pK स्ट्रॉन्गर एसिड, बड़ा pK वीकर एसिड। तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड है और डेफिनेटली जो स्ट्रॉन्गर एसिड है वही पहले H प्लस आयन देता है। तो जब भी इसको डिसोसिएट होने की बारी आएगी, पहला H प्लस आयन, फर्स्ट डिसोसिएशन इस ग्रुप का होगा, फिर सेकेंड डिसोसिएशन इस ग्रुप का होगा। इसी तरह से यहां पर एक बार हम लोग सोच सकते हैं, यहां पर देखो 1 2 3 ग्रुप्स हैं, 3 ग्रुप्स हैं। तीनों को अगर हम इस क्रम में देखना चाहें कि किसका डिसोसिएशन सबसे पहले होगा, किसका डिसोसिएशन बाद में होगा और किसका डिसोसिएशन लास्ट में होगा, तो हम क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं? ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, ये दोनों वीकर एसिड्स हुए, तो पहला H प्लस आयन तुम यहां से लूज कराओगे, तो ये हो गया NH3 प्लस CH2 4 टाइम्स NH3 प्लस एंड COO माइनस। ठीक, एक H प्लस इसमें से निकाल दिया। अब एक और H प्लस निकालना है, यहां से निकाले कि यहां से निकाले? तो देखो, तुम ऐसे देखो, 4 1 5 कार्बन की चेन है, तो 5 कार्बन की चेन, ठीक, 1 2 3 4 5, 5वें कार्बन पर एक NH3 प्लस है, तो पहले कार्बन पर भी एक NH3 प्लस है, और ये पहले कार्बन पर एक COO माइनस भी लगा हुआ है। तो ये क्या है? जब ये COOH होता है तब तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, COO माइनस हो गया तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रांगली अप्लाई कर रहा है, तो इसकी वजह से ये वीकर एसिड हो जाएगा और ये स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा। ठीक, जिसके पास में रहेगा, जिसको इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डोनेट करेगा उसको वीकर एसिड बना देगा। तो इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसके पास में है, इस पर इफेक्ट ज़्यादा होगा, ये वीकर एसिड हो गया, ये स्ट्रॉन्गर एसिड हो गया, और जो स्ट्रॉन्गर एसिड है वो H प्लस आयन पहले लूज करेगा और जो वीकर एसिड है वो H प्लस आयन बाद में लूज करेगा। मतलब सेकेंड H प्लस आयन जो है वो यहाँ से निकलेगा, तो NH3 प्लस CH COO माइनस एंड NH2 प्लस, और थर्ड, सॉरी NH2 प्लस नहीं, केवल NH2। अब थर्ड H प्लस आयन निकालने की बारी है, तो डेफिनेटली अब जो है हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। पहला H प्लस आयन यहाँ से निकाला, दूसरा H प्लस आयन यहाँ से निकाला, तीसरा H प्लस आयन यहाँ से निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा H2N COO माइनस CH2 4 टाइम्स NH2। ये क्या है? 2 बार पॉजिटिव चार्ज है, मतलब डाइकैटायनिक तुम कह दो। 2 पॉजिटिव चार्ज है, डाइकैटायनिक। इसमें क्या है? 2 पॉजिटिव 1 निगेटिव, मतलब प्लस बच जाएगा, एक प्लस और एक माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर दे तो एक प्लस बच जाता है, ये कैटायनिक फॉर्म हुआ। इसमें एक प्लस एक माइनस, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो सॉरी यहाँ स्ट्रक्चर थोड़ा गलत लिख दिया आपने ना, ये CH2 4 टाइम्स NH2 हो जाता है, CH2 4 टाइम्स NH2 होना था। एक प्लस एक माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये ज्यूटर आयन हो गया। और इसमें क्या है? एक माइनस का चार्ज बचा हुआ है, तो ये रायनिक फॉर्म है। तो हम लोग नाम भी लिखना चाहते हैं तो डाई कैटायनिक, कैटायनिक, ज्यूटर आयन, एनायन। कभी कभी प्रश्न होता है कि जब इससे ज्यूटर आयन बनाएंगे तो ज्यूटर आयन कैसे बनेगा, तो ध्यान देना यही है ज्यूटर आयन। क्योंकि गलती से कभी कभी तुम प्लस इस पर न लिख करके इस पर भी लिख सकते हो, तो ये गलती मत करना ना। इसका ज्यूटर आयन बनाना होगा
तो H प्लस निकालते जाएंगे, पहला H प्लस निकाला, फिर दूसरा H प्लस निकाला, फिर तीसरा H प्लस निकाला, निकाल करके ये सारे स्ट्रक्चर सोच लिए और फिर देखा कि इनमें से कौन सा ज्यूटर आयन है, तो जिस पर प्लस और माइनस एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे वही जो होगा ज्यूटर आयन होगा, राइट। ओके, चलते चलते एक और छोटा सा क्वेश्चन। जैसे हमारे पास एलानीन है, इसको पानी में घोला, सॉल्यूशन बनाया और पीएच को बैलेंस करके 7 किया और इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने का मतलब सॉल्यूशन कह दो एक बीकर में है तो इसमें एक बैटरी से 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक को बैटरी के नेगेटिव पोल से जोड़ दिया, एक को बैटरी के पॉजिटिव पोल से जोड़ दिया। ये कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया। तो बताओ एलानीन मॉलिक्यूल्स कैथोड की तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ जाएंगे या कहीं नहीं जाएंगे। ओके, तो अगर ऐसा क्वेश्चन अपने सामने कभी आ जाए कि कोई अमीनो एसिड को पानी में घोलकर सॉल्यूशन बना दिया और पीएच इतना कर दिया, तो इस पीएच पर बताओ ये अमीनो एसिड इधर जाएगा, किधर जाएगा, किधर जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा कि एनोड की तरफ जाएगा, किधर की तरफ जाएगा। तो हम लोग कहते हैं कि अगर पीएच का वैल्यू आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बराबर है तब तो न तो कैथोड की तरफ न तो एनोड की तरफ। लेकिन अगर पीएच का वैल्यू आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से नीचे है तो अमीनो एसिड कैटायनिक फॉर्म में चेंज हो जाएगा, कैथोड की तरफ भागेगा। पीएच का वैल्यू आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से ऊपर है तो अमीनो एसिड एरानिक फॉर्म में चेंज होने लगेगा और एनोड की तरफ भागने लगेगा। तो तुम देखो पीएच का वैल्यू इसके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से ऊपर है, इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है 6, पीएच है 7, तो पीएच का वैल्यू इसके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से ऊपर है। ऊपर होने का मतलब एनायनिक फॉर्म में, जब भी पीएच हायर जोन में जाएगा एनायनिक फॉर्म में, जब भी पीएच लोअर जोन में जाएगा कैटायनिक फॉर्म में। ठीक, तो किससे हायर किससे लोअर? डेफिनेटली आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से हायर एंड लोअर। अगर पीएच का वैल्यू आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से नीचे होने लगा है तो फिर कैटायनिक फॉर्म में अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स कैटायनिक फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू कर देंगे। अगर पीएच का वैल्यू आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से ऊपर जाने लगा है तो अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स एनायनिक फॉर्म में जाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर पीएच का वैल्यू इसके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से ऊपर है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है 6, पीएच उससे ज़्यादा है 7, तो एलानीन जो है वो एनायनिक फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू करेगा और एनोड की तरफ भागना शुरू करेगा। मतलब पीएच 7 पर एलानीन जो है वो एनोड की तरफ मूव करेगा। तो ज़रूरत पड़ने पर ऐसे क्वेश्चंस कि अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, पीएच दिया हुआ है और पूछा जाए कि एनोड की तरफ भागेगा कि कैथोड की तरफ भागेगा, देन यू कैन सॉल्व इट, राइट। तो इस क्लास में हमारी तरफ से इतना ही। अमीनो एसिड्स के ऊपर हम लोगों ने 2 क्लासेज में बातें करी। पिछले क्लास में अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोगों ने थोड़ा सा बात किया था। आज के क्लास में भी हम लोगों ने थोड़ा स्ट्रक्चर और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को मिक्स किया है। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो अमीनो एसिड्स को जोड़ करके पॉलीपेप्टाइड्स वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।